नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के अध्याय 14 ऑडियो 38 में सुजाता के द्वारा कहानी आगे बढ़ाती हूँ। हमारे एक साथ रहने के दौरान अम्बा और मैंने अंजलि से सुनी हुई कहानियों पर चर्चा करने में बहुत समय बिताया। जबकि बच्चे अपनी दुनिया में होते थे, अब खेल की नहीं बल्कि शांत बातचीत की। हम उन्हें इतना व्यस्त देखकर हंसते थे, परंतु जब हम उनके पास जाते और उनसे जुड़ने का प्रयास करते तो वे बात बंद कर देते थे। इसलिए हमने उन्हें एकांत में समय बिताने दिया। महिला निवास में अन्य बच्चे भी थे, किंतु वह अभी भी कुछ सप्ताहों या महीनों से अधिक नहीं रहते थे, और यह केवल काशनी के वर्षों से लगातार आने के कारण था कि ईशान को किसी दूसरे बच्चे के निकट बढ़ने का अवसर नहीं मिला। काशनी को ईशान को नृत्य करते देखना अच्छा लगता था। जैसा कि माता ने वर्षों पहले अनुरोध किया था, मैंने उस नृत्य में पुरुष के भाग को सिखाने का प्रयास किया, परंतु वह पहले से ही उसे मुझसे उचित जानता था, और मैं ये जानकर चकित रह गई कि कैसे स्वाभाविक रूप से यह सब उसे आता था। मैं अपने बेटे के विकास के उसके मजबूत परंतु कोमल स्वभाव से प्रसन्न थी। वह एक सुंदर लड़के के रूप में विकसित हो रहा था, और निवास की महिलाएं उस पर विश्वास करती थीं और कभी-कभी मुझे उसे उनकी देखभाल में छोड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा भी करती थीं। इस तरह उसकी कई माताएं थीं, परंतु पिता नहीं था, और यही मेरी सबसे बड़ी चिंता का कारण था। बीच बीच में उसके भविष्य की चिंता मेरे ऊपर हावी हो जाती थी, और जब मुझे एक कलाकार के रूप में उसकी महानता की भविष्यवाणी करने वाली माता के शब्दों की याद आती थी, तभी मैं अपने आप को शांत कर पाती थी। मुझे नहीं पता था कि कैसे और कब, परंतु मुझे विश्वास था कि उनकी भविष्यवाणी किसी तरह से घटित होगी। जब अम्बा के विदा होने का समय आया तो वह और मैं एक दूसरे से लिपट गए। न जाने हम कब फिर एक साथ समय बिता पाएंगे, परंतु काशनी ने जो अनुभव किया उसकी तुलना में हमारा दर्द कुछ भी नहीं था। हम बेबसी से उसके गालों पर आंसू बहते हुए देखते रहे, जब तक कि ईशान ने उसे एक तरफ ले जाके उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ सुखदायक शब्द नहीं बोल दिए। उस संध्या मैंने ईशान से पूछा कि उसने नृत्य की मुद्राएं कहाँ से सीखी हैं। उसने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया कि ये गंधर्व से सीखी हैं। मैंने उससे आश्चर्य से पूछा कि वह गंधर्व के बारे में कैसे जानता है। उसने कहा, मैंने एक बार काशनी से कहा था कि मुझे सिखाने के लिए यहाँ कोई पुरुष नर्तक नहीं है, और उसने मुझे कहा कि वह अपनी गंधर्व माँ से किसी को भेजने के लिए कहेगी। इसके तुरंत बाद मैंने एक पुरुष नर्तक को एक सपने में देखा, और उसने मुझे वह मुद्राएं सिखाईं। वह कई बार सपनों में मेरे पास आए हैं और मुझे नए कदम सिखाते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माँ। मैं अपने पिता की तरह एक नर्तक बनूंगा। तो तुम जानते हो कि गंधर्व कौन है? मैंने अब और भी आश्चर्य से पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। तो काशनी कहती है कि उसकी एक गंधर्व माँ थी। क्या ऐसा है? मुझे अम्बा से इस बारे में पूछना होगा। ईशान ने निवेदन करते हुए कहा, कृपया इसे मौसी के साथ साझा ना करें। हो सकता है कि वह इस दूसरी माँ के बारे में नहीं जानती हो, और मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। तो इसलिए तुम दोनों एकांत में चले जाते हो ताकि तुम इस तरह की बातें कर सको। वह मुस्कुराया पर उत्तर नहीं दिया। ईशान और मैं अपनी नियमित दिनचर्या में लौट आए। हमारे पास फिर से अपना कमरा था, परंतु हमारे एकांत का समय टिकने वाला नहीं था। अम्बा के जाने के एक सप्ताह बाद सुमति मेरे द्वार पर प्रकट हुई, और उनके चेहरे पे चिंता के भाव थे।
उन्होंने तुरंत मुझे समस्या बताई। एक नई महिला आई थी और सभी कमरे भरे हुए थे। जिन कुछ महिलाओं के कमरों में अतिरिक्त बिस्तर थे, उन्होंने इस युवती को लेने से मना कर दिया था। सुमति मेरे पास अंतिम उपाय के रूप में आई थी। उसे कमरे में लेने का मतलब कि ईशान एक बार फिर अपना बिस्तर छोड़ देगा, क्योंकि वह अब मेरे साथ बिस्तर साझा करने के लिए बहुत बड़ा हो गया था। इसलिए मुझे उसे फर्श पर चटाई पर रहने देना होगा, जिसे मैं उसके और काशनी के लिए बिछाया करती थी। अंततः माता मेरे लिए इतना कर रही थी, मना करने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। मैं अभी भी अपने आप को एक अतिथि के रूप में सोचती थी, तो मैं किसी अन्य आवश्यकतामंद महिला के लिए जगह कैसे नहीं बना सकती थी। मैं उसे कमरे में लेकर खुश हूँ सुमति, परंतु बाकी लोगों ने मना क्यों किया? उनके चेहरे को देखकर मैं समझ गई कि यह महिला के वर्ण के कारण था, जैसे मैं स्वयं थी। मैंने सोचा कि वह एक कम विशेष अधिकार प्राप्त समुदाय से होगी। मेरे लिए उसके साथ अपना कमरा साझा करना सही होगा। दूसरों को यह एहसास नहीं है कि अगर उन्होंने इसका स्वागत किया तो उन्हें क्या आशीर्वाद मिलता। यह महिला विशेष है सुजाता, तुम पछताओगी नहीं। उसके पास एक विकृति है और कुछ लोग मानते हैं कि यह एक श्राप का परिणाम है। यह उनका दुर्भाग्य है शायद। मैं उसे घर का अनुभव देने का पूरा प्रयास करूंगी, मैंने उत्तर दिया, यह याद करते हुए कि कैसे कुछ महिलाओं ने इन वर्षों में मुझसे दूरी बनाए रखी थी, यह जानते हुए कि मैं क्षत्रिय या ब्राह्मण समुदाय से नहीं थी। मैं भी विकलांग थी और वह मुझ पर दया करते थे। मैंने अप्रिय यादों को भुला दिया और इस महिला को अपनी मित्रता का प्रस्ताव देने का निश्चय किया। अब अभी के लिए वह वाटिका में तुम्हारी सहायता करेगी, जब तक कि माता तय नहीं करती कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। कई वर्षों से मैं महिलाओं को नृत्य प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं को सिखाती आ रही थी, परंतु मैंने व्यापक सब्जी और फलों के उद्यान में काम करते हुए भी कई घंटे बिताए थे। हम में से कुछ लोग जो किसी भी लंबे समय तक रुके हों, उन्होंने महिला निवास को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता की और किसी भी आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए तैयार थे। जाने से पहले सुमति ने बताया कि नई महिला का नाम रेवती है। मैं उसे आज बाद में तुम्हारे पास लाऊंगी, किंतु मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए कि उसका जीवन कठिन रहा है और वह दयनीय है। मैंने उसे नहलाने में सहायता की और उसे नए कपड़े दिए हैं। मुझे याद है कि जब कोई पहली बार बाहरी दुनिया की क्रूरता से यहाँ आती है तो क्या होता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मैंने यह नहीं पूछा कि रेवती को निवास में क्यों लाया था, क्योंकि यह एक अनकहा नियम था कि पूछताछ ना की जाए, बल्कि तब तक प्रतीक्षा की जाए जब तक कि कोई व्यक्ति अपनी कहानी स्वयं साझा नहीं करना चाहता है। मैंने ईशान को नई व्यवस्था के बारे में बताया और उसने स्पष्ट कर दिया कि वह मेरा बिस्तर साझा करने के बजाय फर्श पर रहना पसंद करेगा। मैंने मान लिया कि वह जानता है कि उसके बढ़ते देह के साथ हम में से किसी के पास अधिक जगह नहीं होगी अगर हम मेरी संकीर्ण नींद की खाट को साझा करने का प्रयास करेंगे। रेवती मुझसे अधिक छोटी थी, एक पतली दिखने वाली सादे चेहरे वाली औरत। उनकी विकृति उसकी मुड़ी हुई रीढ़ थी। वह सीधे खड़ी नहीं हो पाती थी। पहली बार वह हमारे साथ रही। उसने ये कहते हुए फर्श पर सोने की जिद की कि वह ईशान को उसके बिस्तर से वंचित नहीं करना चाहती, परंतु ईशान ने मना कर दिया। हर रात हम एक ही चर्चा से गुजरते थे और हर रात ईशान उसे फर्श की चटाई को छोड़ने से मना कर देता था,
जिसे मैंने उसके लिए व्यवस्थित किया था। संध्या के इन सोने की व्यवस्था के बारे में बातों के अतिरिक्त हमारे बीच अधिक बात नहीं होती थी। ईशान और मैंने जितना संभव हो सके कमरे से बाहर रहने का प्रयास किया, ताकि उसे एकांत में उसके नए वातावरण में समायोजित होने का समय दिया जाए, जो मुझे लगता था उसे चाहिए। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि एकांत से अधिक उसे किसी के साथ बात करने की आवश्यकता थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो समझ सके कि वह किस दौर से गुजर रही थी। फ्रेंड्स, कौन है रेवती और क्या है उसकी कहानी? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।